इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज में हम हर मशीन का चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। आप चाहें तो इनके नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके याद रखने की क्षमता को और अधिक बढ़ा देंगे। नहीं तो आप हमारे वीडियोस को रिवीजन के तौर पर दोबारा भी देख सकते हैं। आप चाहे कहीं ट्रेवल कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो या वॉक पर हो, हर पल हर जगह आप अपने अध्ययन को बेहतर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 3 फेज वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र के घुमाव को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। एक विद्युत मशीन का निर्माण करने के लिए हमें 3 प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे चालक पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, कुचालक पदार्थ। चालक पदार्थ यह वे पदार्थ होते हैं जिनसे मशीन में विद्युत का चालन होता है। अधिकतर इस कार्य के लिए कॉपर धातु से बने तारों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कई बार सस्ती मशीन बनाने के चक्कर में एल्यूमीनियम का भी उपयोग किया जाता है। चुंबकीय पदार्थ मशीन में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें स्थायी चुंबक या विद्युत चुंबक दोनों का ही उपयोग किया जाता है। जो छोटी मशीन या कम शक्ति की मशीन होती है वहां स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि छोटी मशीनों को कम शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। और बड़ी शक्तिशाली मशीन के निर्माण में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कुचालक पदार्थ मशीन में चालक तारों को आपस में शॉर्ट होने से बचाने और इन तारों को मशीन की बॉडी से दूर रखने के लिए अचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए हम वार्निश और कुचालक पेपर का उपयोग करते हैं। हमारा पहला चैप्टर सिंक्रोनस मशीन है। यह 2 प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनित्र, जिसे अल्टरनेटर भी कहते हैं। तो पहले हम सिंक्रोनस जनित्र यानी अल्टरनेटर के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर और जनित्र दोनों की संरचना और कार्यप्रणाली लगभग समान ही है, तो हम इन दोनों मशीनों का एक साथ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्टरनेटर वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में नियत फ्रीक्वेंसी और निर्धारित वोल्टेज के साथ बदलती है, उसे अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। सिंक्रोनस गति के सूत्र से हमें पता चलता है कि सिंक्रोनस गति ns आवृत्ति f के समानुपाती होती है और पोलों की संख्या के विलोमानुपाती होती है। अल्टरनेटर की गति नियत होने के कारण ही इसे सिंक्रोनस जनित्र कहते हैं। आपने यदि यह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य इस वीडियो को देखना, क्योंकि इसमें सिंक्रोनस गति की उत्पत्ति और सत्यापन को बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। अल्टरनेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी इंडक्शन प्रभाव पर कार्य करता है। फैराडे के नियम के अनुसार जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक की गति में या चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन से चालक में EMF उत्पन्न होता है, अर्थात रिलेटिव टाइम वेरिएशन या रिलेटिव स्पेस वेरिएशन के कारण कंडक्टर में EMF प्रेरित होता है। चलिए हम यह समझते हैं रिलेटिव वेरिएशन होता क्या है। रिलेटिव वेरिएशन 2 प्रकार के होते हैं, टाइम वेरिएशन एंड स्पेस वेरिएशन। हम इन दोनों की आपस में तुलना करते हुए इनको समझेंगे। वह वेरिएशन या बदलाव जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे फ्लक्स, अर्थात फ्लक्स में हो रहे परिवर्तन को हम सामान्य आंखों से देख नहीं सकते हैं। वह परिवर्तन जिसे आंखों से देखा जा सकता है, जैसे चालक तार के घूमने को हम देख सकते हैं। वह वेरिएशन जिसमें केवल फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो जबकि चालक स्थिर हो तो उत्पन्न EMF स्थैतिक EMF कहलाता है। इसमें चालक गति करता है जबकि फ्लक्स स्थिर रहती है। तो इससे उत्पन्न EMF गतिज EMF
या डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। स्थैतिक ईएमएफ पर कार्य करने वाली युक्ति ट्रांसफार्मर है, यानी कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ टाइम वेरिएशन के कारण उत्पन्न होता है। जनित्र गतिज ईएमएफ पर कार्य करने वाली युक्ति है। तो अभी हमने यह देख लिया कि एक जनित्र में ईएमएफ कैसे प्रेरित होता है। अब इस प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना सीखते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम कहते हैं। इसका उपयोग जनित्र में प्रेरित ईएमएफ व प्रेरित करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस नियम में दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाया जाता है और अंगूठे और तर्जनी को इस तरह फैलाते हैं जिसमें अंगूठा चालक की गति की ओर इंगित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है और मध्यमा हमें परिपथ में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाती है। टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। सिंक्रोनस मशीन में दो प्रकार की वाइंडिंग की जाती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग रोटर पर करी जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर करी जाती है। यह लो करंट वाइंडिंग होती है क्योंकि इसको केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना होता है, जिसके लिए अत्यधिक धारा की आवश्यकता नहीं होती है। यह उच्च करंट वाली वाइंडिंग होती है क्योंकि इस वाइंडिंग को लोड करंट को वहन करना होता है, यानी कि अधिकतम धारा को सहन करने वाली होती है। चूंकि यह कम करंट को वहन करने वाली वाइंडिंग है, इसलिए इसे पतले तार से बनाया जाता है, जिसके कारण इसका भार कम हो जाता है और क्षेत्रफल भी कम हो जाता है। इसलिए इस वाइंडिंग को घुमाना आसान होता है। इसलिए इसे रोटर पर किया जाता है और इसे ही गति करवाई जाती है। चूंकि अधिक धारा के लिए हमें तार को थोड़ा मोटा रखना पड़ता है और अधिक धारा के चालन से वाइंडिंग में हीट भी अधिक उत्पन्न होगी, जिसे हमें कम करना होगा, नहीं तो इंसुलेशन ही पिघल जाएगा और वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार की वाइंडिंग के लिए एक अच्छी कूलिंग व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कि एक स्थिर वाइंडिंग पर करना आसान होता है। इसलिए अधिक भार, अधिक क्षेत्रफल और बेहतर कूलिंग के लिए इसका आकार बड़ा रखना पड़ता है, इसलिए इस वाइंडिंग को स्टेटर पर किया जाता है। सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर को हमेशा 3 फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तथा फील्ड वाइंडिंग को हमेशा डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसलिए इस मशीन को डबल एक्साइटेड मशीन भी कहा जाता है। स्टेटर को आपूर्ति की गई 3 फेज वाइंडिंग में एसी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो यह सप्लाई किस प्रकार इन तीनों फेजों में बंटती है, अर्थात तीनों वाइंडिंग में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होती है। चलिए इसे समझते हैं। माना 3 फेज ए, बी, सी है। यदि रोटर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो प्रत्येक चालक में करंट कुछ इस प्रकार से होगी। हम इन तीनों में से कोई एक फेज को ले लेते हैं जहां से हम स्टार्ट करेंगे। हम फेज ए को लेते हैं। हम इसे रेफरेंस मान लेते हैं। तो ए में करंट, चूंकि एक पूरा चक्र 360 डिग्री का है और हमारा फेजर भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, माना फेज ए 0 डिग्री पर है, तो फेज बी इससे 120 डिग्री पर लेग कर रहा है, अर्थात पीछे है, तो फेज बी में करंट। अब आप यदि सी फेज की करंट को देखेंगे तो वह एक फेज से 120 डिग्री आगे की ओर है, अर्थात उसको लीड कर रही है। तो फेज सी में करंट इस प्रकार होगी। यहाँ आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यदि इसे हम ए से पीछे की तरफ से देखें तो 240 डिग्री लेग भी तो कर रही है। तो हाँ, यह सही है। हम इस समीकरण में प्लस 120 डिग्री की जगह माइनस 240 डिग्री भी लिख सकते हैं, जो हमें सुविधाजनक लगे। तुल्यकालिक गति मूल रूप से है स्टेटर पर की गई आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित है।
जब आर्मेचर को एसी सप्लाई दी जाती है तो प्रत्येक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है, जिससे घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति ही सिंक्रोनस गति कहलाती है। और फील्ड के घुमाव बल को एमएमएफ या आरएमएफ कहते हैं, अर्थात रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंगल फेज सप्लाई पर स्टैटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो रोटेटिंग नहीं होता है। रोटेटिंग फील्ड होने के लिए कम से कम 2 फेजों की आवश्यकता होती है। रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। इस थ्योरी को समझने के लिए हम स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की कल्पना करते हैं, जिसे स्टेटर के 6 स्लॉट में लगाया गया है। चूंकि एक वाइंडिंग को 2 स्लॉटों में लगाया जाता है तथा तीनों वाइंडिंग को इस प्रकार स्लॉटों में लगाते हैं कि प्रत्येक वाइंडिंग के मध्य 120 डिग्री का अंतर रहे। जब हम वाइंडिंग ABC को 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं तो इनमें धारा का प्रवाह होता है। चलिए हम वाइंडिंग A में उत्पन्न एमएमएफ को समझते हैं। चूंकि हमें पता है कि A वाइंडिंग 2 स्लॉटों में स्थापित की गई है, माना इस वाइंडिंग को A सिरे से प्रारंभ किया और दूसरे स्लॉट A डैश पर लाकर एंड किया, तो इस वाइंडिंग में माना धारा A से A डैश की ओर बह रही है। अब हम प्रत्येक वाइंडिंग जैसे ABC सभी में इसी तरह धारा की दिशा को मानेंगे। तो चलिए अब हम इसे स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1, वाइंडिंग A में धारा की दिशा A से A डैश की ओर है। हमने एक नियम पढ़ा है जिसमें किसी चालक तार के चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स की दिशा का पता हो तो उसमें से प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, जिसे राइट हैंड कर्व फिंगर लॉ कहते हैं। तो इस नियम का उपयोग हम यहाँ करेंगे। जब हमें चालक में से बहने वाली धारा की दिशा पता है, जो कि हमारे राइट हैंड की फिंगर की ओर है, तो इससे उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा अंगूठे की दिशा की ओर होगी। तो वाइंडिंग A द्वारा उत्पन्न परिणामी एमएमएफ इस ओर होगा। स्टेप 2, इसी प्रकार वाइंडिंग B में उत्पन्न एमएमएफ की दिशा को देखते हैं। तो वाइंडिंग B में धारा की दिशा B से B डैश की ओर है। तो हम अपने राइट हैंड की अंगुलियों को वाइंडिंग B की धारा दिशा में घुमाते हैं, तो अंगूठा हमें इस वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न एमएमएफ की दिशा को बतलाता है एवं वाइंडिंग B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल की दिशा इस प्रकार है। स्टेप 3, इसी प्रकार वाइंडिंग C में उत्पन्न एमएमएफ की दिशा को देखते हैं। तो वाइंडिंग C में धारा की दिशा C से C डैश की ओर है। तो वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न परिणामी एमएमएफ इस ओर होगा। अब हम उत्पन्न इन तीनों एमएमएफ को एक साथ जोड़ देते हैं। चूंकि तीनों वाइंडिंग में धारा इस प्रकार है तो 3 फेज धारा के अनुसार ही एमएमएफ उत्पन्न होता है। यह हमारी मशीन में उत्पन्न हुआ ओरिजिनल एमएमएफ है। तो 3 फेज करंट समीकरण के अनुसार ही एमएमएफ की समीकरण होगी। चूंकि वाइंडिंग को दी गई सप्लाई एसी होने के कारण उत्पन्न एमएमएफ भी साइन वेव का होगा। इससे हम देख सकते हैं कि हर समय करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एमएमएफ के मान में भी बदलाव होगा। तो अब हम धारा के हर एंगल पर एमएमएफ की वैल्यू निकालते हैं और हर कोण पर एमएमएफ की कार्यकारी दिशा का पता करते हैं और अपने ओरिजिनल एमएमएफ से मिलान कर लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रत्येक कोण पर तीनों एमएमएफ की गणना करते हैं और तीनों एमएमएफ की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जब कोणीय विस्थापन 0 डिग्री पर है, अर्थात ओमेगा टी बराबर 0 है। समीकरण 1 के अनुसार एफ ए बराबर एफ एम गुना 0 होगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, तो एफ ए बराबर भी 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ओमेगा टी 0 पर एफ बी बराबर एफ एम गुना -√3/2 होगा, क्योंकि साइन 120 डिग्री का मान √3/2 होता है। और समीकरण 2 में माइनस पहले से ही है। यदि हम 0 डिग्री में से -120 डिग्री को हल करते हैं तो हमें -120 डिग्री ही मिलता है, जिसका मान -√3/2 प्राप्त होता है।
तो इसी प्रकार एफ सी बराबर एफ एम गुना √3/2 प्राप्त होता है। अब इन तीनों एमएमएफ को एक साथ दर्शाते हैं। यहां सभी एमएमएफ का मान पॉजिटिव में है, भले ही 0 हो लेकिन है पॉजिटिव में। लेकिन एक एमएमएफ एफ बी का मान नेगेटिव में है और हमारा ओरिजिनल फेजर कुछ इस तरह से है। चूंकि एफ बी का मान ऋणात्मक में है तो हम इस फेजर को रिवर्स कर देते हैं और एफ ए का मान 0 है तो इसे हम नहीं बनाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि एफ सी अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि उसका मान पॉजिटिव में है। तो कुल मिलाकर नया फेजर हमारा इस तरह से बनता है। तो अब इन दोनों फेजर से हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ कुछ इस प्रकार बनता है, जो इन दोनों एमएमएफ के ठीक बीच में आएगा, जो कुछ इस प्रकार से होगा, जिसे हम एफ आर से दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। तो चलिए अब हमें पता है कि धारा के 0 डिग्री के विस्थापन पर परिणामी एमएमएफ की दिशा किस ओर है। लेकिन अभी हमें इसका मान नहीं पता है कि यह कितना एमएमएफ है। तो चलिए अब हम एफ आर का मान निकालते हैं। इसके लिए हम ट्रापेजॉइडल रूल के इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब फेजर के थ्रू कोई रिजल्टेंट निकालना होता है तब इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो फेजों के मध्य का कोण कोस में होता है। जैसे इसमें हमारा 60 डिग्री है। चूंकि एफ बी और एफ सी का मान बराबर है तो हम एफ बी की जगह एफ सी लिख सकते हैं। तो हमें एफ आर की वैल्यू √3FC मिलती है। चूंकि हमें एफ सी का मान पता है तो इसे हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो अब एफ आर का मान 3/2 FM प्राप्त होता है, अर्थात परिणामी एमएमएफ अधिकतम एमएमएफ का 1.5 गुना होता है और इसकी दिशा लंबवत रूप से ऊपर की ओर होती है, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम 90 डिग्री के कोण पर देखते हैं। तो ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री मान रखने पर और ओरिजिनल एमएमएफ की समीकरण से सभी के 90 डिग्री पर एमएमएफ की वैल्यू निकालते हैं तो एफ ए बराबर एफ एम प्राप्त होता है। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, एफ बी बराबर -FM/2 प्राप्त होता है। एफ सी बराबर -FM/2 प्राप्त होता है। अब इन तीनों के अनुसार फेजर बनाते हैं। हमारा ओरिजिनल फेजर कुछ इस तरह है, जिसमें हमारे पास एफ बी और एफ सी दोनों के मान ऋणात्मक में है तो इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं। तो चलिए इनसे हम एक नया फेजर बनाते हैं। तो हमारा नया फेजर इस प्रकार बनेगा। अब इसमें एफ बी और एफ सी दोनों को 2 पार्ट में हल करते हैं, जिसमें एक हिस्सा साइन और दूसरा कोस घटक है और दोनों एफ ए से 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। साइन घटक आपस में कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि यह एक दूसरे के विपरीत है और समान है, जबकि कोस घटक आपस में जुड़ने वाले हैं। चूंकि ये तीनों सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट एमएमएफ एफ आर हमारा आगे बढ़ जाएगा एफ ए की दिशा में ही। एफ आर का मान एफ अ प्लस एफ बी कोस 60 डिग्री प्लस एफ सी कोस 60 डिग्री होगा। तो इसमें हम इनका मान रखते हैं। एफ ए की जगह एफ एम, एफ बी की जगह एफ M/2 और एफ सी की जगह एफ M/2 तथा कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब इनको हल करते हैं तो हमें एफ आर बराबर 1.5 गुना एफ एम प्राप्त होता है, अर्थात धारा के 90 डिग्री मान पर परिणामी एमएमएफ अधिकतम एमएमएफ का 1.5 गुना होता है और इसकी दिशा क्षैतिज रूप से राइट की ओर होती है, हॉरिजॉन्टली राइट। अब 180 डिग्री पर
तो अब हम साइन थीटा की जगह 180 डिग्री रखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार तीनों वाइंडिंग के एमएमएफ प्राप्त होते हैं और इससे हम इनका एक फेजर भी बना लेते हैं। इनमें से एफ सी का मान ऋणात्मक में है तो इसके विपरीत हम एक फेजर बना देते हैं और एफ ए का मान 0 है तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब फेजर कुछ इस प्रकार बनेगा। इन दोनों के बीच कोण 60 डिग्री का है। अब परिणामी एमएमएफ इन दोनों के बीच बनता है और अब हमें इस एमएमएफ की दिशा पता चल गई है जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। चलिए अब हम उसी सूत्र से इसका मान भी निकाल लेते हैं। तो यहां भी हमें परिणामी एमएमएफ अधिकतम एमएमएफ का 1.5 गुना प्राप्त होता है। इसी प्रकार 270 डिग्री पर देखते हैं तो हमें परिणामी एमएमएफ की दिशा क्षैतिज में लेफ्ट की ओर प्राप्त होगी और जिसका मान भी 1.5 गुना होगा अधिकतम एमएमएफ का। अब 360 डिग्री पर पुनः वापस वही 0 डिग्री की स्थिति आ जाती है जिसमें एमएमएफ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर था। आपने देखा होगा कि प्रत्येक कोण में परिणामी एमएमएफ मान नियत ही रहता है, बस केवल उसकी दिशा बदलती है। तो एक बार हम इन सभी स्थितियों को एक साथ देख लेते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि एमएमएफ घूम रहा है यानी चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। अतः स्टेटर को 3 फेज एसी सप्लाई प्रदान करने के बाद आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स का घुमाव होता है जो घड़ी की दिशा में 1.5 गुना या 3/2 आयाम पर घूर्णित करता है। इसी घुमाव को सिंक्रोनस गति कहते हैं। जब 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग को 120 डिग्री के अंतर पर स्टेटर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वह 1.5 Fm आयाम के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उत्पन्न करती है। लेकिन यह केवल तब होता है जब हम उसे पॉजिटिव फेज सीक्वेंस प्रदान करते हैं। यदि वाइंडिंग को नेगेटिव फेज सीक्वेंस दिया जाए तो उसमें RMF के घुमाव की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, परंतु उसका आयाम उतना ही रहेगा, वह नहीं बदलेगा, केवल दिशा बदल जाएगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि मशीन का निर्माण किन पदार्थों से होता है और फैराडे के इंडक्शन प्रभाव और फ्लेमिंग के दाया हस्त नियम तथा फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग में अंतर, 3 फेज वाइंडिंग में एसी सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन और चुंबकीय फ्लक्स के घुमाव के सिद्धांत को समझा। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।